हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। थर्मोडायनेमिक्स की सीरीज में अभी हमने बहुत सारी चीजें कवर करी हैं, आप सबको पता है, बखूबी पता है। और आई थिंक आप सब प्रॉपर रिवीजन भी कर रहे हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि एग्जाम की डेट पास आ रही है। तो तैयारी भैया अपने मन से करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन के सेट लगाइए, क्वेश्चन के बैंक लगाइए, डेली रेगुलर बेस पे क्वेश्चन लगाइए, तो अपने हिसाब से तैयारी प्रॉपर करते रहिएगा। देखिए एग्जाम का क्या है ना, एसएससी जेई वाले हैं ना बड़े ढीठ टाइप के, ठीक है, बहुत ढीठ है वो। मतलब एग्जाम में आपको जो पढ़ना है एसएससी जेई के लिए, जो आपका एग्जाम पास आ रहा है, फिलहाल मैं उसके लिए बता रहा हूं। अगर आपको एसएससी जेई के लिए पढ़ना है ना भैया, तो पहले जो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो लगाओ। इतना नहीं कि अंदर जाके रिसर्च कर रहे हो, एकदम रिसर्च कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, ये सब नहीं करना है। सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। और प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, स्टॉप वॉच ऑन करके, स्विच ऑन योर स्टॉप वॉच एंड ट्राई टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन एज मच एज पॉसिबल। तो इस तरह से करते रहेंगे तो आपका सिलेक्शन दुनिया में कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। अदरवाइज टाइम वेस्ट करेंगे तो आपको दो चीजें होंगी, एक तो आपके पैसे का लॉस होगा और दूसरा डिप्रेशन में जाएंगे, दिमाग के सोचने की शक्ति ना कम होती जाएगी। इसलिए जितने जल्दी सिलेक्शन हो सके ले लीजिए। लाइफ को एंजॉय करिए यार, जिंदगी में पढ़ाई थोड़ी करनी है, लाइफ को भी तो एंजॉय करना है ना। ऐसे थोड़ी पूरी जिंदगी में पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। चलिए, तो जैसा कल मैंने आपसे बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले भैया मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता दूं, छोटा सा कंसेप्ट बिल्कुल, ताकि आप कभी यूज कर सको उसको, तो आपको पता हो कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आपने सुना होगा, अगर मैं गैस कांस्टेंट की बात करता हूं, गैस कांस्टेंट, तो ये दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, और एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, एक होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अच्छा, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम दिखाते हैं आर से, और इस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को हम दिखाते हैं आर बार से। बिल्कुल बेसिक चीज है, ध्यान से समझिएगा। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर दुनिया में हर गैस का कैरेक्टर तो भैया अलग अलग होता है। मैं बोलूंगा हाँ बेटा अलग अलग होता है। आप बोलोगे सर अगर दुनिया में हर गैस का कैरेक्टर अलग अलग होता है तो क्या ये बात ठीक है कि दुनिया में हर गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है। मैंने बोला बेटा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दुनिया में हर गैस का कैरेक्टर अलग अलग होता है, इसीलिए दुनिया में हर गैस के लिए कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट की वैल्यू भी अलग अलग होती है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का मतलब शाश्वत, जो शाश्वत है, जो सत्य है। यूनिवर्सल का मतलब एक, सार्वभौमिक, जो पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, गैस कोई भी हो, आर बार की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है बेटा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में अपने बैठा लीजिए। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये आर और ये आर बार में क्या रिलेशन होता है। ये आर और ये आर बार में क्या रिलेशन होता है। आर की अगर मैं आपसे यूनिट पूछूं, आप क्या बोलोगे, किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन। अब बात आती है आर बार की, और मैं आपको दिखाऊं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन आर एंड आर बार, ठीक है। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको प्रॉपर नोट कर लो, फिर हम चलेंगे इसके डिटेल में। 5 मिनट दो, खटाखट इसको उड़ाते हैं और चलते हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम अर्थात सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। क्लियर है, चलिए इसको नोट करिए। इसमें नोट भी क्या करना है, वैसे इतनी कोई खास चीज तो है नहीं। आर की यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन, आर बार की यूनिट क्या होती है मैं आपको दिखाता हूं। चलिए, आप जब आइडियल गैस की क्वेश्चन पढ़ते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, PV इज इक्वल टू MRT, PV इज इक्वल टू MRT।
P क्या है? एब्सोल्यूट प्रेशर। ध्यान से समझिएगा, P क्या है? ये है एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर जो कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मैंने आपको कल बताया था। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। M क्या है? मास ऑफ आइडियल गैस। R क्या है? कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। और T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। क्लियर है? जो भी टेम्परेचर केल्विन में होता है भैया, हम उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मिनिमम कितना है? मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कमेंट करिए कितना होता है दुनिया में। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कमेंट करिए कितना होता है? 0 केल्विन, मतलब -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने आपको दिखाया था लास्ट लेक्चर में। लेक्चर को देखिए और प्रॉपर रिवीजन करिए। चलिए, एक चीज जब आपने 9, 10, 11, 12 पढ़ा होगा, एक चीज का नाम आपने सुना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स, किसी भी लिक्विड का या किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल कितना होगा? किसी फ्लूइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं? नंबर ऑफ मोल्स को हम n से दिखाते हैं, स्मॉल n। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर? ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बचपन में। इस मास को हम दिखाते हैं स्मॉल m से और मॉलिक्यूलर मास को दिखाते हैं कैपिटल M से। तो कहने का मतलब स्मॉल n नंबर ऑफ मोल्स बराबर हो गया स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। क्लियर? किसी भी गैस का नंबर ऑफ मोल्स लिखना है, बचपन में आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो गैस का मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास ये लिख देते हैं। चलिए, यहां से अगर मुझे मास की वैल्यू निकालनी है स्मॉल m की, कैसे लिखूंगा बेटा? स्मॉल n इंटू कैपिटल M, यही तो लिखूंगा। m की वैल्यू n इंटू m। अब इस वैल्यू को मैंने उठाया और यहां पे ले जाके पुट कर दिया। m की वैल्यू उठाई n इंटू m और यहां पे ले जाके पुट कर दिया। बताना जरा क्वेश्चन क्या बनेगी? बनेगी PV इज इक्वल टू m की जगह मैंने क्या रखा? m की जगह क्या रखा? n इंटू कैपिटल M इंटू R T। यही तो हो गया। इस m की जगह मैंने रख दिया n इंटू कैपिटल M, बाकी R T पहले से ही है। अब देखिए, ये m और r, कैपिटल M और कैपिटल R का मल्टीप्लिकेशन, इसको बोलते हैं R बार। क्या बोलते हैं? R बार, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अर्थात ये इक्वेशन मॉडिफाई होकर क्या बन गई? PV इज इक्वल टू N R बार T। इन दोनों इक्वेशन में डिफरेंस याद रखिएगा। आप कभी भी नहीं लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT। NRT नहीं होता, MRT होता है। जब N यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो आप R बार यूज करेंगे, R यूज नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? R बार किसके बराबर है? M इंटू R। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं R बार इज इक्वल टू M इंटू R, या यहां से लिख लो, या R इज इक्वल टू R बार बाई कैपिटल M। R बार बाई कैपिटल M। क्लियर है? क्लियर है? समझिए, देखेंगे आप एसएससी जेईई के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब आप देखेंगे एसएससी जेईई के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलोगे? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। किसी भी गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। इसको नोट करके लिख लीजिए। नोट, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं, सतर्क रहिए बिल्कुल। नोट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ किसका है भैया? मॉलिक्यूलर मास,
मॉलिक्यूलर मास एंड कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए प्रॉपर। आप चाहे तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या चाहे तो आप इसको प्रॉपरली नोट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा स्क्रीनशॉट लेने की बजाय आप इसको प्रॉपर नोट करिए ताकि आपके नोट्स अच्छे बने। इसको नोट कर लीजिए। चलिए जल्दी करिए, इसको प्रॉपर नोट करिए। और हाँ, कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला है, इतना बड़ा कमेंट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ बच्चे मैं देख रहा था मुझसे कह रहे थे कि सर जो परसों की वीडियो थी, मतलब कल के पहले वाली जो वीडियो थी, उसमें वॉइस कुछ क्लियर नहीं थी। ठीक है, तो उसमें हो सकता है मैंने माइक लगाया था ना, तो हो सकता है माइक में कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा सेट ना हुआ हो प्रॉपर, तो आवाज इसकी वजह से क्लियर नहीं आई थी। और मैं कोशिश करूंगा उस वीडियो को दोबारा रीशूट करने की, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। सो आप टेंशन ना लो, आप बस आराम से पढ़ते रहिए। जो भी डाउट आपको होगा प्लीज मुझे कॉमेंट करिए और मैं आपको उसका आंसर करूंगा। ठीक है, और हाँ, जब भी आप पढ़ाई करेंगे आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आपसे कोई पूछे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर बार, इसकी वैल्यू और इसकी यूनिट फिक्स है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आपको बताया क्या, किसी भी गैस का ले लो बेटा सेम होगा, किसी भी गैस का ले लो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सेम होगा, इसलिए नाम है यूनिवर्सल। कितनी कितनी वैल्यू आएगी, 8.314। पहले वैल्यू याद रखो, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, किलो जूल पर किलो मोल केल्विन, 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। ये वैल्यू को बेटा दिमाग में बिल्कुल याद रख लेना, इस वैल्यू को दिमाग में बिल्कुल याद रख लेना। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको प्रॉपर याद हो जाएगी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यहीं पे खत्म होता है। बोलिए राधे राधे, राधे मां का नाम लीजिए और इसको हम संपन्न करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम राधे मां और बापू आसाराम की कृपा से खत्म हुआ। मुस्कुरा क्यों रहे हो भाई, अच्छे है ना बाबा, मुस्कुराओ नहीं। चलो नोट करो। अब स्विच करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। चलिए बताइए लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, मजा आ रहा है या नहीं मजा आ रहा। अगर थर्मोडायनेमिक्स टफ लगे तो बताइएगा, अगर थर्मोडायनेमिक्स टफ लगे तो बताइएगा, और अगर आसान लगे तब भी बताना, लेकिन बताना जरूर। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं राधे मां का नाम लेके। श्री राधे राधे, बरसाने वाली राधे, ये वाली नहीं, बरसाने वाली राधे। चलो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शॉर्ट में मैं यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा SLOT, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लियर? सबसे पहली चीज, इस लॉ का एक और नाम है, क्या है? इस लॉ को हम बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं डायरेक्शनल लॉ। सिर्फ अभी सुनो बस। अब डायरेक्शनल लॉ क्यों बोलते हैं? डायरेक्शनल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लॉ ऐसा है जो किसी प्रोसेस की, किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है? कोई सी रिएक्शन किस डायरेक्शन में कंप्लीट होगी, ये बताता है कौन? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बोलोगे सर डायरेक्शन कैसे बताता है? तो ये डायरेक्शन बताता है एक रामबाण औषधि को यूज करके, जिस औषधि का नाम है एंट्रोपी। क्या नाम है? एंट्रोपी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस
यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के कंसेप्ट को यूज करके सेकंड लॉ डायरेक्शन को बताता है। अभी फिलहाल इतना। अब सुनिए, वो चीजें बताता हूं जो एग्जाम में पूछते हैं। बताऊं? चलो, आपसे पूछेगा कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर किसने दिया? क्या बोलोगे? जीरोथ लॉ ने। सॉरी, क्या बोलोगे? जीरोथ लॉ ने। पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछेगा, बेटा किसने दिया? क्या बोलोगे? सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फिर पूछेगा कि डायरेक्शन कौन बताता है? डायरेक्शन या डायरेक्शनल लॉ कौन सा है? कौन सा लॉ है जो किसी प्रोसेस की, किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताएगा? खुश होकर बोलना मुस्कुराते हुए, सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है? पहले इसको नोट करिए, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब मैं आपको बताता हूं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम करेंगे स्टार्ट। क्लियर? चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि सर, एक तो हमसे अपना खुद का ज्ञान संभाला नहीं जा रहा, ऊपर से इतना ज्यादा ज्ञान कोई क्यों दे रहा है? मतलब हमारे पास तो इतना ज्ञान पहले से है, तो ये सारी एक्स्ट्रा चीजें और क्यों पढ़ें? इसका मतलब क्या हुआ पता है? इसका मतलब ये है कि लोगों ने पूछा कि यार हमारे पास फर्स्ट लॉ है, जीरोथ लॉ है, तो सेकंड लॉ की क्या जरूरत पड़ गई? सेकंड लॉ क्यों आ गया? क्या आ गया? क्या करने आ गया ये बीच में, है ना? तो देखिए, एक्चुअली हुआ क्या कि जो हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो हमको सिर्फ ये बताता है कि बेटा एनर्जी कंजर्व है, और तू कुछ भी उखाड़ ले, कुछ भी कर ले, कितनी भी ताकत लगा ले, खूब ताकत लगा ले, खूब ताकत लगा ले, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है, तू और कुछ नहीं कर सकता। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि तुम चाहे कितनी ताकत लगा लो, अपना सर फोड़ लो, एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हो और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है, फर्स्ट लॉ ने जब बताया कि आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, एनर्जी सिर्फ कंजर्व है, आप उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, तो फर्स्ट लॉ ने इसके साथ ये नहीं बताया कि कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। वो सिर्फ इतना बता के रह गया, इतना बता के अपना पल्ला झाड़ लिया कि एनर्जी कंजर्व है, आप सिर्फ इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये नहीं बताया कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में कंप्लीट होगी। किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को नहीं बताता, ये सेकेंड लॉ है जो किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है। ध्यान से सुनना, सी द ब्यूटी ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कैसे बताता है ये मैं आपको दिखाऊंगा अभी अंदर जब चलोगे तब। क्लियर? और आपको बहुत मजा आएगा सेकेंड लॉ में। आप सारे क्वेश्चन रेफ्रिजरेटर के, फ्रिज के, हीट पंप के, हीट इंजन के ऐसे चुटकियों में निकाल लोगे, कारनोट साइकिल धकाधक लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए पहले हमने जो बोला हम उसको लिख लेते हैं और अब प्रॉपर नोट यहां से बनाना शुरू करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं सेकंड लॉ से, और हमेशा हर एग्जाम में थर्मोडायनेमिक्स से जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? नीड, इसकी नीड क्यों पड़ी सेकंड लॉ की? तो लिखोगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओनली टेल्स दैट energy is conserved, energy is conserved and does not tell about the direction for a particular process। किसी पर्टिकुलर प्रोसेस की डायरेक्शन को नहीं बताता, इसमें इतनी औकात नहीं है। फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेल्स दैट एनर्जी इज कंजर्व्ड एंड डजंट टेल अबाउट द डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस। तो कौन बताता है?
it is second law of thermodynamics which tells us, it is the second law of thermodynamics which tells us about the direction for a particular process, which tells us about the direction for a particular process, using the concept of second law of thermodynamics किसी अभिक्रिया की दिशा को बताता है, किसी रिएक्शन की डायरेक्शन को बताता है, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। और इसीलिए ये हम एंट्रोपी पढ़ेंगे इस लॉ के बाद एक पूरा चैप्टर, पढ़ेंगे किसका, एंट्रोपी का। ठीक है, तब तक धैर्य बना रखिए और वॉच करते रहिए चैनल को। सुनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने ये बताया कि बेटा एनर्जी कंजर्व है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया ही नहीं, अपना पीछा छुड़ा लिया, डायरेक्शन के बारे में कुछ बताया ही नहीं। जब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, उसने बोला कि बेटा जो उसने कहा वो तो सही है, उसके अलावा मैं तुझे डायरेक्शन और बताऊंगा कि कोई रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है ना, रिएक्शन किस डायरेक्शन में चल रही है ये मैं तुझे बताऊंगा। लोगों ने कहा कैसे, बोला सर एंट्रोपी के कंसेप्ट को यूज करते हुए। अब पूछा एंट्रोपी क्या है, बोला बेटा एंट्रोपी तुझे बताऊंगा बाद में, एंट्रोपी बताऊंगा बाद में, जब सेकंड लॉ खत्म हो जाएगा उसके बाद एक पूरा चैप्टर आएगा किसका, एंट्रोपी का। ठीक है, चलिए तो पहले बेसिक डेफिनेशन लिख लीजिए और हम देखते हैं कि ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है। अब सेकंड लॉ जो है, इसका जो स्टेटमेंट है वो दो अलग अलग जोड़ों ने दिया, दो साइंटिस्ट थे, केल्विन और प्लांक, उन्होंने थर्मोडायनेमिक्स के सेकंड लॉ के बारे में कुछ बताया। फिर एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्लॉसियस, उन्होंने कुछ अपना अलग स्टेटमेंट दिया सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, तो पहले सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता क्या है ये ध्यान से सुनो। अब यहां से बिल्कुल ध्यान से सुनना, सारी प्रैक्टिकल चीजें यहीं से शुरू होगी, दुनिया की सारी प्रैक्टिकल चीजें यहीं से शुरू होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप अपने लाइफ से इसको रिलेट कर लो, चाहे दुनिया से रिलेट कर लो, कहीं से रिलेट कर लो, हर जगह से पूरी तरह से सत्य वचन मिलेगा, ठीक है। चलिए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, पेन छोड़ दीजिए, पेन छोड़ दो और दिमाग को बिल्कुल खुला रखो। मैं बोलूंगा तो नोट करना, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊं तो डू नॉट टच योर पेन प्लीज, पेन को रखिए नीचे, कॉपी को नीचे रखिए, पहले समझिए, जब मैं बोलूं नोट कर लीजिए तो प्रॉपर नोट कर लीजिए, समझिए। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल, ध्यान से समझो, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट, कंप्लीट हीट। अब ध्यान से सुनो, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट। अच्छा, हीट का मतलब क्या है, लो ग्रेड एनर्जी। मैंने आपको पहले ही बताया था, हीट का मतलब लो ग्रेड एनर्जी। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू कंप्लीट वर्क। और वर्क का मतलब हाई ग्रेड एनर्जी। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू कंप्लीट वर्क। अब ध्यान से सुनना, लोगों ने कहा कि सर आप झूठ बोल रहे हो, कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट आप बोल रहे हो, नहीं कर सकते, हमने तो किया है, हम तो करके आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही करके आए हैं। किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस में। और पॉलीट्रॉपिंग में तहलका मचा दिया था, डबल था, 3 गुना हीट ट्रांसफर, जितना हीट ट्रांसफर था उसका 4 गुना तो वर्क ट्रांसफर मिला था। तो लोगों ने कहा कि बेटा गलत बोल रहे हो, कंप्लीट हीट कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बोला कि भैया पहले मैं जो कह रहा हूं उसको पूरा सुन तो लो, मुझे बोलने तो दो, मुझे भी बोलने का अधिकार रखने दो।
जो मैं बोल रहा हूं पहले उसको सुनो। लोगों ने कहा ठीक है अपनी बात कंप्लीट करो, उसने बोला ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बिल्कुल। इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू कंप्लीट वर्क इन अ साइकिल। साइकिल को मैं कैपिटल लेटर में लिख रहा हूं, बोल्ड में, इसमें इन अ साइकिल, और इसको मैं राउंड बॉक्स में भी कर दे रहा हूं ताकि आप प्रॉपरली समझ जाओ। इन अ साइकिल, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इन कंप्लीट वर्क इन अ साइकिल। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आप प्रोसेस में ऐसा काम कर सकते हो, बट साइकिल में ऐसा काम नहीं कर सकते। प्रोसेस में आप कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो, एग्जांपल आइसोथर्मल, बट साइकिल में नहीं कर सकते। अब सुनो, साइकिल का मतलब क्या है? साइकिल का मतलब बेटा क्या है? साइकिल का मतलब है कंटिन्यूअस। जो कंटिन्यूअस है वही तो साइकिल है। साइकिल का मतलब कंटिन्यूअस। इसमें जब आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आप दो तीन चीजें ध्यान से समझेंगे। पहला, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट, अंडरलाइन द वर्ड कंप्लीट, यहां भी और यहां भी, कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में किसी साइकिल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो लोगों ने पूछा कि बेटा अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते कंप्लीट हीट को कंप्लीट वर्क में, किसी साइकिल में अगर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हो? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने बोला कि कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा, कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा, पूरी हीट पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा। क्लियर है? कुछ न कुछ लॉस जरूर होगा। आपने खाना खाया, आपने खाना खाया, आपको खाने से एनर्जी मिली, आपको खाने से एनर्जी मिली। अब आप चाहते हो कि मैंने 4 रोटी खाई मान लो, और मान लीजिए 4 रोटी से आपको 100 जूल की एनर्जी मिली, तो क्या आप वो 100 जूल की एनर्जी पूरी की पूरी काम में लगा सकते हो? उस पूरी 100 जूल की एनर्जी का काम कर सकते हो? बेटा कभी जिंदगी में नहीं कर सकते, ट्राई कर लेना। क्यों? एनर्जी स्वेटिंग के फॉर्म में रिलीज होगी। जब आप काम करने जाओगे, थकोगे, आपको स्वेटिंग होगी, तो एनर्जी आपकी रिलीज होती रहेगी। आप पूरी पूरी एनर्जी को पूरे पूरे वर्क में कभी कन्वर्ट नहीं कर सकते। आपकी क्या जूल के बाप की भी औकात नहीं पूरी एनर्जी को पूरे वर्क में कन्वर्ट कर दे, पूरी हीट को पूरे वर्क में किसी साइकिल में कन्वर्ट कर दे। ये औकात ना तो जूल के बाप की है, ना ही केल्विन प्लांक के बाप की, ना राधे मां की और ना आसाराम की। ठीक है, सॉरी, आसाराम बापू की, विथ ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है, चलिए, तो इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट कंप्लीट हीट इनटू कंप्लीट वर्क इन अ साइकिल। तो क्या होगा? देयर विल बी या देयर मस्ट बी सम लॉसेस, देयर मस्ट बी सम लॉसेस ऑलवेज। हमेशा कुछ न कुछ लॉस होगा। पूरी पूरी हीट को पूरे पूरे वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हीट क्या है? लो ग्रेड एनर्जी, वर्क क्या है? हाई ग्रेड एनर्जी। एक डेफिनेशन और बोल सकते हो, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट लो ग्रेड एनर्जी into high grade energy in a cycle completely. It is impossible to completely convert low grade energy into high grade energy in a cycle. आप चाहो तो ये भी डेफिनेशन आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले इसको आप नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को, ताकि हम आगे बढ़ सकें। चलिए, चीजों को समझ के पढ़ेंगे तो मजा आएगा। चलिए, अब देखिएगा सेकेंड लॉ कितना ब्यूटीफुल है, कितना प्यारा है, आपको समझ आ जाएगा। चलिए, अब इस सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने से पहले, युद्ध में कूदने से पहले कुछ शस्त्र लेना जरूरी है। जब भी आप लड़ाई करने जाओ, आपको दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए, एक तो शस्त्र का और एक शास्त्र का, दोनों का ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे ही आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने जाओगे, आपके पास दो चीजें हैं, शस्त्र और शास्त्र। शस्त्र क्या है? रिजर्वॉयर्स। क्या है शस्त्र? आपका आपने पढ़ा होगा रिजर्वॉयर आपके कौन कौन से हैं? सोर्स और सिंक।
तो आपको दो चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझिए। जब भी आप फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, आपके पास एक चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है, जिसका नाम है थर्मल रिजर्वॉयर्स। थर्मल रिजर्वॉयर्स मतलब ऐसे रिजर्वॉयर्स, ऐसे स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें थर्मल एनर्जी स्टोर्ड की जा सकती है या पहले से स्टोर्ड है। ठीक है, तो थर्मल रिजर्वॉयर्स में सबसे पहला है सोर्स। थर्मल रिजर्वॉयर दो टाइप के होते हैं, पहला है सोर्स और दूसरा है सिंक। सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब स्रोत। अब ध्यान से समझो, सोर्स एक ऐसी चीज है जो आपको पूरी जिंदगी थर्मल एनर्जी सप्लाई करती रहे, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज ना हो। सोर्स एक ऐसा थर्मल रिजर्वॉयर है जो पूरी जिंदगी आपको एनर्जी, थर्मल एनर्जी सप्लाई करता रहे, बट उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो। मतलब सोर्स क्या है? इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी वाली कोई चीज, जिसके पास इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी स्टोर्ड है। वो आपको चाहे कितना भी दे दे बेटा, उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो चलते हैं डेफिनेशन। एग्जांपल बताइए जरा। एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछे कि बेटा थर्मल एनर्जी इनफाइनाइटली कौन दे सकता है, अब देखो ना, इनफाइनाइट सोर्स क्या है दुनिया में एनर्जी का? सूर्य, सन। आप साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, विज्ञान चाहे कितनी भी प्रगति कर ले, प्रकृति को, नेचर को कभी पीछे नहीं कर सकता। दुनिया में हर चीज जो इनफाइनाइट है वो साइंस नहीं बना सकता, वो प्रकृति ही बना सकती है। इनफाइनाइट सोर्स कौन है एनर्जी का? थर्मल एनर्जी का या हीट का या किसी भी चीज का एनर्जी का सोर्स कौन है? थर्मल एनर्जी का सोर्स कौन है? सन। सन से हमको बहुत सारी एनर्जी मिलती है, और सन आपको चाहे कितनी एनर्जी दे दे, सन के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल सन क्या है? एक सोर्स। ठीक है, चलिए। सोर्स it is defined as a reservoir. It is defined as a reservoir having infinite thermal energy, giving capacity. It is defined as a reservoir having infinite thermal energy giving capacity without undergoing infinite delivery करे, but without undergoing any temperature change. मतलब इससे लाख ले लो, करोड़ ले लो, अरब ले लो, असंख्य ले लो, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा सिंक। उल्टा, इसमें से इनफाइनाइट निकाल लो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। इसमें इनफाइनाइट डाल दो, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये बहुत बड़ा दानी है, कर्ण की तरह। ये बहुत बड़ा भिखारी है पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, सोर्स मतलब कर्ण, जो बहुत बड़ा दानी है, भारत की तरह, इंडिया की तरह। ये क्या है? सिंक, जो बहुत बड़ा भिखारी है, कितना भी दे दो इस ससुर का पेट ही नहीं भर रहा, कितना भी दे दो इसका पेट भर ही नहीं रहा, मतलब पाकिस्तान। ठीक है, तो सिंक मतलब इनफाइनाइट एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वाला रिजर्वॉयर। सोर्स मतलब इनफाइनाइट एनर्जी डिलीवर करने वाला रिजर्वॉयर। तो सिंक की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज अ रिजर्वॉयर, बस थोड़ा सा चेंज करना है, ये दे रहा है, ये ले रहा है। अ रिजर्वॉयर हैविंग infinite thermal energy,
इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी स्टोरेज या एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी, कितना भी दे दो इसका पेट नहीं भर रहा, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है, विदाउट अंडरगोइंग क्या एनी टेम्परेचर चेंज, विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। अब ध्यान से एक लाइन में फिर से सुन लो, सोर्स का मतलब इसमें से कितनी एनर्जी निकाल लो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, एनर्जी मतलब थर्मल एनर्जी, काइंड ऑफ हीट, इसमें चाहे कितनी हीट डाल दो, कितनी थर्मल एनर्जी डाल दो, इसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कभी भूल जाओ तो ट्रिक बना के याद रखना, सिंक मतलब डूबना, सिंक मतलब जो डूब जाए, डूबने वाला मतलब कौन सा देश ऐसा है जो डूबने जा रहा है, पाकिस्तान, भिखारी है, तो सिंक का मतलब पाकिस्तान, और सोर्स मतलब जो हर चीज का रिच सोर्स है, इंडिया, है ना, तो सोर्स मतलब देने वाला, सिंक मतलब लेने वाला। क्लियर है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ हम पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन बस अभी तो हमने स्टार्ट ही नहीं किया सेकंड लॉ, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा है। सेकंड लॉ को पढ़ने के लिए दो चीजें पढ़ना जरूरी है, सोर्स और सिंक। सोर्स और सिंक, सोर्स का मतलब इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी डोनेशन कैपेसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज, और सिंक का मतलब इनफाइनाइट थर्मल एनर्जी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी विदाउट अंडरगोइंग एनी टेम्परेचर चेंज। यह है सोर्स और सिंक। अब हम चलेंगे इसके स्टेटमेंट में, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है हम ये देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफी है, दो चीजें हमने देख ली, बेसिक रिवाइज करिए, और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आप थर्मोडायनेमिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे तो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, वीडियो को वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और बने रहिए होमवर्क चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।